अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर आमिर है और मैं एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन DHQ हॉस्पिटल भावलनगर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप सब लोगों से अपने FCPS रिटन के एक्सपीरियंस को शेयर करना है और आपको इम्पोर्टेंट टिप्स बतानी है कि आपने कैसे इस एग्ज़ाम को क्रश करना है। देखें, बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे भी होते हैं कि जिनका रिटन पास नहीं होता। वो बड़े लंबे अरसे से ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो सकता। वाइवा तो फिर बाद की बात है ना। एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि जितना पुराना होता जाएगा ना ये एग्ज़ाम, मतलब कि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। आप पढ़ तो रहे होंगे लेकिन आपका माइंड उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा। इसलिए कोशिश करें कि एक ही झटके में एक ही दफ़ा फुल एफर्ट, फुल फ्लैश्ड एफर्ट लगा के, अपनी पूरी 100% लगा के इसको निकालें, क्योंकि जितना ये क्रॉनिक होता जाएगा उतना आपका ये सर दर्द बनता जाएगा। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जब तक आपका पास नहीं होता ना, आप ना आगे के होंगे ना पीछे के होंगे। हाथी की वो धूम है जो पूरे हाथी को रोक के रखती है। ठीक है, किसी ने प्रैक्टिस करनी है उसका एग्ज़ाम नहीं पास हो रहा, किसी ने कोई जॉब अपनी चेंज करनी है उसका एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा, किसी ने कोई और काम करने हैं। बहुत से लोग तो शादी का वेट करते रहते हैं कि जी ये पास होगा तो काम आगे चलेगा। सबसे पहली बात तो आप सब लोग ये याद रखें कि कोई जादू मैं आपको नहीं बताने लगा कि ये कर लेंगे तो हो जाएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी और वो भी टिका के दिन रात एक करके। ठीक है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें जॉब से थोड़े अरसे के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। अपने ड्यूटीज़ को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि आपको कोई 8-10 घंटे डेली के पढ़ने के मिल जाए। कोशिश करें कोई आपको आपका कोई ग्रुप का पार्टनर मिले। उससे ये होता है कि बंदे का पढ़ने का ना कोई इंटरेस्ट हो जाता है। बाद दफ़ा बंदे चीज़ें पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता, बंदा कहता है यार ये आती हैं ये आती है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें फिर वेपोरेट हो जाती हैं। लेकिन कोशिश करें कि आपको कोई ग्रुप का पार्टनर मिल जाए, जिससे ग्रुप बन जाए कोई आपका ना, जिससे आपको हेल्प आउट होगी इस एग्ज़ाम को क्रैश करने के लिए। क्योंकि जो ग्रुप होता है ना 2-3 लोगों का, मैक्सिमम 3 लोगों का, ज़्यादा ग्रुप से ना फिर वो बदमज़गी हो जाती है, उससे पढ़ा नहीं जाता। कि मैक्सिमम 3 लोगों का, उससे ना एक बंदा दूसरे को इनकरेज करता है पढ़ने के लिए। अगर एक का नहीं दिल कर रहा दूसरा कहता है यार चलो थोड़ा सा पढ़ ले। ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा अगस्त 2020 में ये एग्ज़ाम पास हुआ था। हमारे यहाँ कुछ ऐसे रोटेशंस थी जो कि 2 मंथ की 3 रोटेशंस थी जो कि मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग में बचा के रखी हुई थी। वो मैंने एंड में ली है। ठीक है, उन ट्रेनिंग में मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे पढ़ने का मौका मिल गया। ठीक है, वो बड़ी लाइट सी ट्रेनिंग होती, रोटेशंस होती थी। उसमें कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता, जैसे स्किन की है, पीड्स कार्डियोलॉजी की है और पीड सर्जरी की। तो उसमें यह कि आपको टाइम काफ़ी मिल जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, साथ मेरा एक फ्रेंड था जिससे हम दोनों ने मिलकर तैयारी की थी। ठीक है, तो शुरू से मैंने आपको, जैसे मैं बताता रहा था कि मैं शुरू से पढ़ता तो थोड़ा थोड़ा करके रहा था। डेली के कुछ ना कुछ पढ़ता रहते थे। पहले एक साल में मैंने नेल्सन तकरीबन पढ़ ली थी। जो दूसरा साल था उसमें रिवीजन हो रही थी और मैं नोट्स बना रहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। मुझे एंड में आके इतना मसला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे काफ़ी सारे नोट्स बने हुए थे। खुद मैंने अपने हैंडमेड, हाथ से लिखे हुए नोट्स थे वो, जिनसे ना चैप्टर्स को रिवाइज करने में बहुत आसानी होती थी। ठीक है, आपने एक पूरा चैप्टर रिवाइज करना है ना तो आपके लिए एक दिन में बहुत मुश्किल है कि वो हो जाए। लेकिन अगर आप नोट्स बना लेंगे ना तो उससे क्विक रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि आपने उसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स ही देखने होते हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो बेहतर है कि जो लोग अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं, दूसरा या तीसरा साल है, जिसका पहला साल है वो तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। दूसरा तीसरा साल है तो वो भी कोशिश करे नोट्स बनाए। जिसका आखिरी साल है वो भी कोशिश करे कि मोटे मोटे चैप्टरों के, जैसे न्यूरोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, रेस्पिरेशन है, इनके नोट्स ज़रूर बना लें। ये नोट्स आपके फ़ायदे, आपको इतना फ़ायदा देंगे जो आपकी सोच से भी ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है रिटर्न के बाद टॉक्स जो आता है, टॉक्स भी फिर पूरा फुल फ्लैश थ्योरी के साथ होता है। तो ये नोट्स उसमें भी हेल्प आउट करते हैं आपको। ठीक है, तो आपको पूरी बुक रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पूछते हैं कि जी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिटर्न के हवाले से कौन से हैं। देखें, जब आपका पैटर्न ऑफ पेपर जो है वो MCQs हो जाए ना तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, एक पहले एक पैटर्न होता था जी SCQs पैटर्न, उसमें जी 80% जो SCQs है, 20% MCQs होते थे। उसमें ये होता था कि आप SCQs पे ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, और उसमें मोर मेन मेन टॉपिक जो मशहूर मशहूर टॉपिक्स हैं मुख्तलिफ किस्म के पिछले पेपर और पास पेपर वगैरह से ना, उसी से ज़्यादा फ़ायदा हो जाता था। लेकिन ये जब से MCQs आया है ना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है।
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे। ये वो चैप्टर था जो मुझे ना पीड्स में सबसे डिफ़िकल्ट लगा था जब मैं पढ़ रहा था। उसकी वजह ये थी कि एक तो ना इसमें सारा रट्टा है, टोटली रट्टा, ईच एंड एवरीथिंग आपको याद ही करनी है। कोई कंसेप्ट इतना वो खास नहीं है चीज़ों में, मतलब चीज़ें रिमेंबर रखने वाली बहुत ज़्यादा है। एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जी। सबसे पहले जी इसमें जो शुरू में एक नेल्सन के टेबल दिया हुआ है कि अप्रोच टू अ पेशेंट विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सस्पेक्टेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर दूँ कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप ये मेटाबॉलिक या तो किसी शॉर्ट बुक से कर लें। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है ना, 2-3 माह, तो इसके ना मेरी आपको ये एडवाइस है कि इसके नोट्स बना लें। ठीक है, ये बार बार पढ़ना बहुत मुश्किल है, ये नहीं पढ़ा जा सकता, और ये इस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम ले लेता है, और इसमें से टॉक्स के स्टेशन भी आते हैं और इसमें से एमसीक्यूज भी बेतहाशा आते हैं। ठीक है, पेपर दे के आए ना तो अक्सर लोग कह रहे होते पूरा मेटाबॉलिक से था भाई, पूरा मेटाबॉलिक से था, पूरा न्यूरोलॉजी से था, मतलब कोई पैटर्न नहीं होता, रैंडम। बाज दफा इतने सारे एमसीक्यूज एक ही चैप्टर से आ जाते हैं, बंदा कहता है यार ऐसा लगता है जैसे 20-30% पेपर जो है इन्होंने इसी टॉपिक से उठा लिया। तो वो जिन्होंने अगर छोड़ दिया तो उनकी फिर वो बैड लक है कि जी ज़्यादा पेपर इधर से आ गए। एक ये भी फेलियर की वजह होती है कि आप टॉपिक छोड़ देते हैं, उसमें से वो पेपर की ना परसेंटेज ज़्यादा उठा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1-2 दिन 3 दिन एग्जाम्स होना है, तो उसमें रैंडम एमसीक्यूज आएंगे, रैंडम उन्होंने मिक्सिंग करनी होती है, तो कोई भी एमसीक्यूज किसी को भी आ सकता है। ठीक है, और परसेंटेज भी बाज़ दफ़ा एग्जाम में वेरी करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मेटाबॉलिक में आपने वो अप्रोच कर लेनी है इसकी, इसको लिख लेना, नोट्स बना लेने अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है ना इसमें मेटाबॉलिक, तो सारे ही अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इसमें होमोसिस्टीन यूरिया है, फिनाइल कीटोन यूरियाज है। ठीक है, और एक इसमें ना क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिक स्ट्रोक, उसको जरूर देख लीजिएगा कि वो कैसे है, उसकी डिटेल कैसे है, और उसको अच्छी तरह रट्टा मार के ना उसकी एक स्कीम बना लें अपने जेब में, कि अगर कोई आपसे वाइवे में या कोई टॉक्स में पूछे कि व्हाट इज मेटाबॉलिक स्ट्रोक, तो आपको वो आता हो। ठीक है, ये मेन इसके आगे। और फिर ना अप्रोच टू ए पेशेंट विद ऑर्गेनिक एसिडीमिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने वो अप्रोच का एक टेबल लिखा हुआ है, वो भी अच्छी तरीके से उसको याद करना है, उसको मेमोराइज करना है। ठीक है, अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे चले जी। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज आती हैं सारी। ठीक है, वो अच्छा, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का ना हमारे एक कुलीग को लॉन्ग केस भी आया था। अगर आपने यूँ समझ ले कि अगर इसकी ईच एंड एवरीथिंग इच्ची बिच्ची नहीं पड़ी होगी, तो आप कैसे लॉन्ग केस को उसको हैंडल करेंगे, वो तो आपके सरदर्दी बन जाएगा, उसमें तो पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी नोट्स बना लें, इसके एंजाइम्स याद करें, इसकी टाइप्स याद करें, कौन सी टाइप किससे प्रेजेंट करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अच्छा, एक तरीका ना और याद करने का है कि बाज़ दफ़ा ना इसके एंजाइम देख के ना आप अपने कोई रूम के दीवार के ऊपर या किसी टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर, या किसी ऐसी चीज़ जहाँ पर आप इनकाउंटर्ड हो रहे हैं, जैसे लड़कियाँ वो किचन में लगा ले, चस्पा कर ले उसके एंजाइम देखे, आते जाते उस पर नज़र पड़ती रहेगी ना, तो वो रिकॉल होते रहेंगे बार 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 बार, वो इतनी दफ़ा रिकॉल हो जाएंगे कि वो आपको अंटिल याद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ये भी तरीका होता है कि मुश्किल चीज़ों को याद करने का, कि वो बार बार माइंड में स्ट्राइक कर रही हो। ठीक है, फिर अच्छा, फिर आ जाते हैं आगे लिपिड मेटाबॉलिज्म। उसमें वेरी लॉन्ग चेन, मीडियम चेन, असाइल कोएडी हाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसीज हैं, एडिनोल्यूकोडिस्ट्रोफीज है, कैनावान डिजीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्ज हेड के साथ आते हैं, बाज़ दफ़ा डिफरेंशियल पूछ लेते हैं इसका। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चले जाएं तो पोरफायरियाज वगैरह आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोरफायरिया भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। अप्रोच टू हाइपोग्लाइसीमिया वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था ये टॉक्स के एक स्टेशन में मेरे था। और दूसरे नंबर पे बाज़ दफ़ा ये लॉन्ग लॉन्ग जो केस है उसके भी कोई वाइवे में कोई ना कोई इसका एस्पेक्ट ज़रूर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने अच्छी तरह याद करना है इसको। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो बेक्विथ वेडमैन सिंड्रोम है, और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया कि आपने ट्रीट कैसे करना है। तो इसके बारे में जो मोटी मोटी 2-3 बातें हैं ना, वो ये है कि पहले आपने 2 ml पर केजी से स्टैट में दे देना 10%। बाज रिकमेंडेड करते हैं कि 4 ml पर केजी से भी 10% स्टैट में बोलस दे सकते हैं। फिर मेंटेन 6 to 8 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से करना है पर मिनट। अगर नहीं कंट्रोल हो रहा फिर 10 to 15 कर देना। ठीक है, बस ये आपने अपने जेहन में ज़रूर रखना है। और दूसरा डेक्सट्रोज जेल के बारे में, ये 40% का सोल्यूशन होता है और 400 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देते हैं। ये मोटी मोटी 4-5 बातें हैं जो मुझे याद है, वो मैंने आपसे बता दी। ये आपको मेन पता होना चाहिए। अगर मैं किसी से कुछ पूछूंगा तो मैं यही चीज़ें पूछूंगा और मुझे यही पता होंगी इसके बारे में। ठीक है, बाकी जो फैंसी चीज़ें हैं उसको इतना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं।
फिर आ जाता है यूरिया साइकिल डिफेक्ट। यूरिया साइकिल डिफेक्ट तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये तो आपके स्पाइनल लेवल पे होना चाहिए, इस पे तो कोई माफ़ी है ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर एमोनीमिया को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो अच्छी तरीके से आपने याद करना है। जिसके पास टाइम नहीं भी है ना, वो इसके भी नोट्स बनाए, इसके बारे में तो ये इतना अहम है, इतना अहम है, ठीक है। ये टॉक्स में कहीं ना कहीं आप इससे इनकाउंटर्ड हो जाएंगे, टॉक्स में नहीं तो वो थ्योरी में बड़े सारे इससे एमसीक्यूज आ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है ब्लड, ठीक है। ब्लड रिलेटिवली ईजी है, इसमें ना आपने मोटी मोटी जो 7-8 चीज़ें हैं वो ये है कि कंजेनिटल पेनसाइटोपिनियाज के बारे में देखना है। उसमें फेनकनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेनकनी की एज क्या है, तकरीबन ये 7 से 14 साल के दरमियान आता है। कैसे प्रेजेंट करता है, 1/3 जो है वो हेमाटोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटीज़ के साथ आते हैं, 1/3 जो आते हैं वो बोन अबनॉर्मेलिटीज़ के साथ आते हैं, 1/3 जो आते हैं वो मिक्स होते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि मालफार्म थम होगा तो आएंगे, ये बाज़ दफ़ा वैसे भी नॉर्मल इनकी सारी फिजिक होती है और सिर्फ हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग के साथ प्रेजेंट कर देते हैं। मोस्ट कॉमन कौन सा जी, कैफे ओले स्पॉट और शॉर्ट स्ट्रेचर, ये सबसे कॉमन है, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट में एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड और क्रोमोसोमल ब्रेकेज स्टडी इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है। ये मोटी मोटी बातें आपने इसके बारे में रखनी है। इसके अलावा डिस्केराटोसिस कंजेनिटा, श्वेकमैन डायमंड है, अनक्लासिफाइड इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम, ये सारे कंजेनिटल पेनसाइटोपिनिया इसके जेन में आपने रखने, क्योंकि आपने डिफरेंशियल में देने होते हैं। पीड्स में 2 डायमंड आते हैं, एक वे श्वेकमैन डायमंड आता है, दूसरा डायमंड ब्लैकफेन सिंड्रोम आता है। डायमंड ब्लैकफेन सिंड्रोम जो है वो उसका डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक होता है ट्रांजिएंट इरिथ्रोप्लास्टोपिनिया ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंसेस आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। वो नेल्सन का जो टेबल है ना, उसको अच्छी तरह आपने याद करना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हिमोलिटिक एनीमिया, थैलासीमिया, हेरिडिटरी स्टीरोसाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी आते हैं वाई में भी। फिर सिकल सेल आ जाता है। सिकल सेल में ना वो आपने वो ब्रेन की जो डॉपलर स्टडी करवाते होते हैं ना, वो आपने ज़रूर अपने जेन में रखनी है। उसकी कट ऑफ वैल्यू कितनी है, शायद 180 है, अभी तो मुझे सही याद नहीं आ रहा, लेकिन इतनी ही है, उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर आते हैं क्लोटिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें वॉन विली ब्रांड सबसे इंपॉर्टेंट और हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया भी लॉन्ग केस में आता है, वॉन विली ब्रांड भी अक्सर आ जाता है। और दूसरा इसके बारे में ना क्वेश्चन आंसर भी बड़े होते हैं, ठीक है। फिर कुछ प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स हैं, जिसे वो कहते हैं बर्नर सोलियर्ड या बर्नर सोलियर्ड सिंड्रोम, और दूसरे नंबर पे ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया है। इसमें प्लेटलेट्स काउंट तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसके फंक्शनल डिफेक्ट होते हैं। आपने ये ध्यान में रखना होता है कि प्लेटलेट्स का जो फंक्शनल डिसऑर्डर्स है वो किसके अगेंस्ट है, मतलब रिसोसिटीन से है या किसी और से है, इसी के बारे में एमसीक्यूज पूछते हैं, ठीक है। फिर आपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। वो कौन से इंट्रिंसिक पाथवे कौन कंट्रोल करता है और एक्सट्रिंसिक कौन कंट्रोल करता है। वारफ्रीन और पीटी एक्सट्रिंसिक है और इंट्रिंसिक के लिए एपीटीटी और हेपरिन है, ठीक है। और पाँच दफ़ा ये भी पूछ लेते हैं जी, हेपरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामीन है, और वारफ्रीन का क्या है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। और फिर आगे आ जाता है लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी के बारे में जो एक बात इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से भी, वो ये कि सर्वाइकल और एक्सिलरी जो है वो 1 सेंटीमीटर और इनगोइनल जो 1.5 सेंटीमीटर से बड़े होंगे तो सिग्निफिकेंट होंगे, अदरवाइज ये सिग्निफिकेंट नहीं। मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स में लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, जिसमें लिम्फोमा जो है मोस्ट लीथल। अच्छा, अब हम आते हैं जीआईटी के ऊपर। देखें, जीआईटी ट्रैक में ना सबसे पहले वो पूछते हैं जी स्क्रोटल टंग क्या है। स्क्रोटल टंग जो है नॉर्मल वेरिएंट है, ये आपने अपने जेन में रखना है। फिर आ जाता है जी ट्रिकोएसोफेजियल फिस्टुला। फिस्टुला में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसको बबली बेबी भी कहते हैं, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आनी चाहिए। इसके रेडियोग्राफिक साइन क्या क्या है, रेडियोग्राफिक में शोल्डर साइन आता है, डबल ट्रैक साइन आता है, अल्ट्रासाउंड इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है, तो उसकी क्या फाइंडिंग है ये भी होना चाहिए। और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, एट्रोपिन जो है ना वो देते हैं हम इसमें ताकि वो पाइलोरिक मसल जो है ना उसको रिलैक्स कर देता है, ठीक है। ये अपने आपने जेन में रखना है। इसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स में 3 पोजीशंस बहुत अहम है, साइड, सुपाइन और सिटिंग पोजीशन। ये 3 एस जो है ना इसमें गर्ड हाईएस्ट होता है। गर्ड कम कब होता है, प्रोन पोजीशन में। लेकिन प्रोन पोजीशन में हम क्यों नहीं लेटाते, क्योंकि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है।
ये मोटी मोटी बातें आपने अपने जेहन में रखनी है। और फिर आपने ये देखना है कि इसोफेजियल का टेयर इसोफेजियल का इंपॉर्टेंस है। जो इन्फेंट होते हैं उनमें राइट साइड पे, अडल्ट में लेफ्ट साइड पे टेयर होता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आगे आ जाता है मीकल डाइवर्टिकुलम। मीकल डाइवर्टिकुलम का आपको पता है कि इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट जो मीकल स्कैन होता है, बाज़ दफ़ा ना इसकी फोटोग्राफ जो है ना वो टॉक्स में आ जाता है, ठीक है। फिर आगे चले जाए इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन की एज जो है ना अप टू 3 ईयर होती है, इंटरसेप्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये आपने जेन में रखना है। और इंटरसेप्शन में जो रेडियोग्राफिक फाइंडिंग है वो भी बाज़ दफ़ा पूछ लेते होते हैं, ठीक है। फिर आती है हर्सप्रंग डिजीज़। हर्सप्रंग डिजीज़ या मेगाकोलन भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी थ्योरी और वाइवा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम चीज़ है। फिर आता है जी फॉरेन बॉडी इन स्टमक। फॉरेन बॉडी में मोस्ट कॉमन कॉइन है और ये 6 मंथ टू 66 ईयर, ये एज जो है ना ये भी आपने हाईलाइट करनी है और इसको भी याद रखना है कि ये कब होता है। तो ये 6 मंथ टू 6 ईयर फॉरेन बॉडी जो है ना स्टमक में, और मोस्ट कॉमन कॉइन है, ये भी बाज़ दफ़ा एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर आगे आ जाता है सुलिंगर रिलेशन सिंड्रोम। इसका जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है ना उसमें आपने फास्टिंग गैस्ट्रिन लेवल करवाना होता है, गैस्ट्रिन लेवल। तो ये आपने जेहन में रखना है, ये बाज़ दफ़ा एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि हाउ विल यू डायग्नोज दिस पेशेंट, एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ये दो मेन टॉपिक आते हैं, आईबीडी, सिलिक डिजीज। आईबीडी की तो आपने ईच एंड एवरीथिंग करनी है, उसमें क्रोहन और अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है। उसके डिफरेंसेस, उसके डायग्नोस्टिक पॉइंट, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसके ट्रीटमेंट, ये सारा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये लॉन्ग केस में भी आ जाता है तो इसको आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है ताकि चीज़ें इवेपोरेट ना हो। सिलिक डिजीज़ के वो जो चार है ना, साइलेंट, पोटेशन, लेटेंट और सिम्टोमेटिक, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि किस में कौन सी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं और किस में वो पॉजिटिव हो जाती हैं, बायोप्सी पॉजिटिव होती है और किस में सेरोलॉजी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। सिलिक का फिर ट्रीटमेंट और कितना गंदम खा सकता है, 20 पार्ट्स पर मिलियन है ये भी बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज में पूछ लेता है। फिर आ जाता है अप्रोच टू क्रोनिक डायरिया। इसमें ना आपके पास 10 डिफरेंशियल हैं, 10 डिफरेंशियल। जैसे क्रोनिक डायरिया में सिलिक है, आईबीडी है, ड्रग्स है और डिफरेंट किस्म की सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है। तो ये 10 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं जिसको आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी ट्रीटमेंट, ये सारा ना एक पूरा अप्रोच के सेंस में करना है। ये आपको नेल्सन में बहुत अच्छा मिल जाएगा। फिर आगे चले जाए, न्यूनेटल कोलिस्टेसिस आ जाता है। न्यूनेटल कोलिस्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनेटल हेपेटाइटिस और बिलियरी अट्रेसिया। बिलियरी अट्रेसिया का डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या है कि डायरेक्ट कोलेंजियोग्राफी करवाते हैं कि डाई डाल के उस पर देखते हैं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है। तो और स्टूल कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूल कलर हमने चेक करना होता है, ठीक है। इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। फिर आगे चले जाएं तो विल्सन डिजीज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विल्सन डिजीज जो अगर आप थ्योरी के लिए भी पढ़ रहे हैं ना तो उसको आसिफ खोड़ू से एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ना उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नेल्सन में नहीं दिए हुए, जो इम्पोर्टेंट है। फिर आता है न्यूनेटल आयरन स्टोरेज डिजीज। बेसिकली न्यूनेटल आयरन स्टोरेज डिजीज जो है ना ये एलो इम्यून है, इसका भी एमसीक्यूज आ जाता है। फिर आता है फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर की जो डेफिनेशन है वो आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए। फिर आगे आ जाता है जी वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है और इसकी सीरो कन्वर्जन कब होती है, सीरोलॉजी वगैरह, बी सी की किस स्टेज में एंटीजन पॉजिटिव होती है, किस में एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती है, ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आती है जी क्रोली डिजीज। ये जो है ना स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशंस आती हैं लीवर्स के अंदर, उसमें क्रोली डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें सिस्टिक डायलेशन हो जाती है इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स की। तो ये भी बाज़ दफ़ा वाइवा में पूछ लेते हैं। फिर एक चीज़ होती है सैग रेशो, सीरम असाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट। अगर ये 1 से ज़्यादा होगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन इज द काज ऑफ असाइटिस, ठीक है। अगर 1 से कम होगा पोर्टल हाइपरटेंशन इज नॉट द काज ऑफ असाइटिस। थोड़ा सा आगे चलें तो फिर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना सिड्स इंपॉर्टेंट है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के इसके क्या काजेज हैं और प्रोन पोजीशन में ये ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको डिटेल में एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है और इसके जो पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाज़ दफ़ा टॉपिक के ऊपर लिखने से भी आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। फिर स्मार्टर ट्राइएड आता है रेस्पिरेशन में, वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टिक फाइब्रोसिस को आपको नेल्सन से भी पढ़ना है, आसिफ खोड़ू से भी पढ़ने हैं और एजे से भी पढ़ना है, और इसके अलावा नेट से भी अगर आपको कुछ मिले तो वो भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रीक्वेंटली आस्क है। लॉन्ग केस में भी आ जाता है, शॉर्ट केस में भी आ जाता है। जब आप थ्योरी की तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ आपने लॉन्ग और शॉर्ट को भी हल्का हल्का टच देना है, क्योंकि इन द एंड आपको टाइम कम मिलता है। फिर आता है कार्टाजेनर सिंड्रोम। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है सिस्टिक फाइब्रोसिस का
और इसमें जो है ना हार्ट जो होता है वो राइट साइड पे होता है। इस तरह का एमसीक्यूज भी आ जाता है, कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। फिर आती है रेट्रोफ्रिंजियल एब्सेस। रेट्रोफ्रिंजियल एब्सेस जो है ना उसकी एज जो है ना लेस देन 4 ईयर होती है, क्योंकि जो रेट्रोफ्रिंजियल लिम्फ नोड है इसके बाद एब्सोल्यूट हो जाते हैं। ये एज अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं वो, ठीक है। फिर मोस्ट कॉमन काज क्या है जी स्ट्राइडर का, आपको पता है लेरिंजोमलेशिया। फिर सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा है, थर्ड मोस्ट कॉमन कौन सा है, ये इस तरह एमसीक्यूज पूछते हैं और इसी तरह ही आपने याद रखनी है। लेरेंजोसील और सेक्यूलर सिस्ट में क्या डिफरेंस है। लेरेंजोसील में एयर फील्ड होती है, सेक्यूलर में म्यूकस होती है, ये भी एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लेते हैं। फिर आगे एक बहुत लंबा टॉपिक होता है जो बंदे के दिमाग की लस्सी कर देता है, वो है ब्रोंक्यूलाइटिस। इसको आप पढ़ ले नेल्सन से तो वेल एंड गुड है, ना पढ़ा जाए तो किसी छोटी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लैंग्स वगैरह से या किसी और बुक से, ठीक है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कुछ खास बात भी नहीं होती जो इम्पोर्टेंट हो। रेस्पिरेशन में फिर नमूनिया आ जाता है। नमूनिया के ऑर्गेनिज्म बहुत अहम है, ठीक है। कौन सी एज में कौन से ऑर्गेनिज्म करवाते हैं ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। फिर पल्मोनरी एब्सेस में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। नीमोथोरक्स भी आपने डिटेल में पढ़ना है। नीमो मीडियास्टाइनम के एक्सरे भी अच्छी तरह देखने हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो टॉक्स में भी आ जाते हैं और बाज़ दफ़ा वो एमसीक्यूज में भी उसके आ जाते हैं। फिर दो चेस्ट की एबनॉर्मलिटी है, पेक्टस कैरिनेटम, पेक्टस एक्सकवेटम, तो वो भी एक दफ़ा उसको गो थ्रू होना है आपने, ठीक है। आगे आ जाता है हार्ट। हार्ट में सारे कंजेनिटल डिजीजेज जो है पीठ में आती हैं, एएसडी, वीएसडी, एवीएसडी, ठीक है। फिर आपने ना उसकी फाइंडिंग याद रखनी कि एक्सरे में कौन सी आती है, स्नोमैन किस में आता है, ठीक है, और बूट शेप किस में आता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा और अच्छा टाइम निकाल के पढ़े और इसके नोट्स बनाते जाएं। अगर नोट्स नहीं बना सकते तो उस पैराग्राफ के ऊपर ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दें कि ये इसमें ये चीज़ें अहम है, ताकि जब आप गो थ्रू हो तो आपको अहम चीज़ को ज़रूर आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। पीडीए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीए का क्लोजर ये लॉन्ग केस में भी आता है, ये शॉर्ट केस में भी आता है। टॉफ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टॉफ की टेट स्पेल को मैनेजमेंट और फिनाइलेफ्रीन का रोल, ठीक है। और टॉफ की एसोसिएशन क्या है, अनोमलस ओरिजिन ऑफ पल्मोनरी, अनोमलस ओरिजिन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ये इसकी एसोसिएशन है, ऑपरेशन करते वक्त अपने जहन में रखना है। फिर आता है वेलुलर लेजन, पीएस, एएस, एएस जो है विलियम सिंड्रोम के साथ उसकी एसोसिएशन है, ये आप अपने जहन में रखना है। अच्छा, एक और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज़ है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। देखिए कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा को जो जक्स्ट्रा डक्टल है ना वेरिएंट, वो अडल्ट लाइफ में आता है, तो ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछ लेते होते हैं। फिर एब्स्टीन एनोमली, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया और माइट्रल वेल प्रोलैप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। टीजीए में दोनों ट्रांसपोजिशन और डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों पोजीशंस जो होती हैं वो आप पूछनी होती है। देखिए जो सारी जो कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज है ना, आपने इसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग है ना वो अच्छी तरह याद करनी है, ताकि आप उसको पिक कर सके सिनेरियो को, क्लिनिकल फाइंडिंग कि ये ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है, और मरमर कहाँ होता है और कहाँ रेडिएट करता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता सकूं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू हो रहा हूं ताकि आपको ओवरव्यू हो जाए कि आपने कैसे अप्रोच करना है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो इन बातों को अपने ज़हन में ज़रूर रखिएगा, ठीक है, कि क्लिनिकल फीचर को आपने अलहदा किसी पेज पे किसी नोट्स पे लिख लेना है और फिर रिहर्सल करनी है कि ये इसके साथ भी आ सकता है, इसका मरमर यहाँ आता है। फिर सिनेरियो से प्रैक्टिस करेंगे। जब आप एमसीक्यूज बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो उसी से आपकी रिहर्सल होती है। जो अरिथमियाज वगैरह में आती हैं वो एसवीटी मोस्ट कॉमन है, इसके अलावा लॉन्ग क्यूटी इंटरवल सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और हार्ट फेलियर को भी एक दफ़ा गो थ्रू करना है। फिर आ जाता है रोमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। रोमेटिक हार्ट डिजीज भी वाइवे और रिटर्न दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रोफिलैक्सिस है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि if the patient is presented with without carditis 5 year or 21 year, which period is longer? If the patient present with carditis but without residual heart disease 10 year or 21 year, which period is longer? If the patient is presented with carditis and with residual heart disease, lifelong प्रोफिलैक्सिस देनी है। अगर बेंजाथीन पेंसिलिन से रेजिस्टेंट वो हाइपर सेंसिटिव है तो आप उसको सल्फाडायजीन वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। और आर्थराइटिस को कैसे ट्रीट करते हैं, 70 मिलीग्राम से आपने डिस्प्रिन देनी है 3 दिन के लिए, फिर अगले 3 हफ्तों के लिए 50 मिलीग्राम देनी है, फिर अगले 3 हफ्तों के लिए 25 से देके स्लोली टेपर कर देनी है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ना ये आपकी फिंगर टिप से होनी चाहिए। ये ऐसे टॉपिक है जिसपे कोई माफ़ी नहीं है। ये जो इतना सारा लेंथी कोर्स है ना, ये उसी सूरत में होगा जब आप स्लो एंड स्टडी पढ़ेंगे। एक दफ़ा आप देखेंगे तो वैसे बंदे के 14 सबक रोशन हो जाते हैं। स्लो एंड स्टडी आपने पढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता शुरू से, और एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ें ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े।
और नोट्स अपने ज़रूर बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते कि यार मैं इतना कैसे लिखूंगा, फिर उसी पैराग्राफ के ऊपर कुछ ऐड कर दें, कुछ पॉइंट लिख दें, कुछ चिट लगा के कोई उसके अंदर ऐड कर दें। उससे ये होगा कि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, चैप्टर तो और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे फीडबैक दीजिएगा, और इस तरह की और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मुझे फीडबैक बताएं कि मैं और किस टॉपिक पे, किस कंटेंट पे बात करूं। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व नासिर हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।